हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज पढ़ने जा रहे हैं भाई हम आधुनिक भारत। मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर दी है, ठीक है। अगर वो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, ठीक है। दूसरी वीडियो आज भाग 2, आधुनिक भारत का भाग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आधुनिक भारत कैसे कहानी के तरीके से हमने पहला भाग में कहाँ तक पढ़ा था। कहानी के तरीके से मैंने पहला भाग में पुर्तगालियों के बारे में बता दिया था, ठीक है। पुर्तगाली कैसे भारत आए, किस तरीके से, कौन से रास्ते से भारत आए, को पहले कहाँ पे गए थे, ठीक है। ये पूरे डिटेल मैंने पहले वीडियो के अंदर डाल दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं बात दूसरी क्या आती है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी भाई? पी डी एक फॉर्मूला है, पी डी ई डी आर, ठीक है। पी डी ई डी आर ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्यों है? पी यानी कि जो 5 विदेशी ताकत थी, ठीक है ना, इनके बारे में आधुनिक भारत के पूछी जाती हैं। 5 आदमी कौन कौन से थे? पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आई, कैसे आई, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। उसके बाद आता है डी, ठीक है। उसके बाद आता है एफ, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम आपको पुर्तगालियों के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। सेकंड पे आता है, पहला पे पुर्तगाल, ठीक है ना। पुर्तगाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि पुर्तगाल भारत कैसे आए, ठीक है। सारी डिटेल मैंने बता दी पहले वीडियो में। दूसरी बात आती है डच, ठीक है ना। दूसरी बात आती है डच के बारे में, ठीक है। डच कैसे आए ये बात आपको बताएं। यानी कि डच है, डच को पहले डच नाम से दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में आधुनिक भारत में नाम दिया गया था हॉलैंड। अगर आप पूछे कि हॉलैंड का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम था क्या? डच, ठीक है। डच हॉलैंड को बताया जाता है, ठीक है। हॉलैंड नाम था इसका, अभी हाल ही में नाम बना है, ठीक है। आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं तो क्या? हॉलैंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आती है मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम सुना होगा आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है भारत के अंदर। डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले मैं सभी के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। चौथे नंबर पर आई थी कौन सी कंपनी? चौथे नंबर पर आई थी ये, ठीक है ना, डी। चौथे नंबर के ऊपर आई थी कंपनी जो डिनेस है, डेनमार्क बोलते हैं, डेनिस। कौन सी कंपनी थी? डेनिस कंपनी थी, जो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अभी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? डेनिस का नाम बदला था, डेनिस का नाम कर दिया गया था डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क, अगर ऐसे पूछे आपसे डेनमार्क का पुराना नाम क्या था, तो डेनिस था। अगर डेनिस का वर्तमान नाम पूछे तो डेनमार्क था, ठीक है। और पांचवी ताकत थी, मोस्ट इंपोर्टेंट ताकत थी पांचवी, कौन सी थी? फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों की मोस्ट इंपोर्टेंट ताकत थी, ठीक है। फ्रांसीसी ये मिलकर आए थे भारत आक्रमण करने के लिए, विदेशी ताकत, ठीक है। ये 5 विदेशी ताकत थी। पहली ये है, दूसरी डच है, तीसरी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी आधुनिक भारत में। चौथे नंबर पर आती है डेनिस, ठीक है, डेनमार्क। 5वें नंबर के ऊपर आती है फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। इनके बारे में बताएंगे हम। पुर्तगालियों के बारे में बता देना, कहाँ से? यूरोप से आए थे। यूरोप से आते हुए पहले दक्षिण अफ्रीका गए, फिर अमेरिका गए। अमेरिका के बाद में फिर तीसरा आया था वास्को डी गामा, भारत। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, भारत, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये मिलकर आए थे। कितने व्यक्ति थे?
आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्यों आए थे, किस मकसद से आए थे, ठीक है। डच की बात करूं मैं पहले, इससे पहले डच की बात करता हूं, तो डच में जो कंपनी थी ना, जो भारत में निवेश करने के लिए आई थी, वो सभी सरकारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी ये तो, ठीक है। और ये थी पुर्तगाली कंपनी थी, जो बहुत ज़्यादा एरिया घेर लिया था भारत का, वो पुर्तगाली कंपनी थी, ठीक है। उसके बाद आना स्टार्ट किया था किसने, डच वालों ने। तो पुर्तगाली आए थे, ये प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी आई थी जो कच्चा माल की तलाश के लिए भारत में आए थे, ठीक है। उसके बाद कच्चा माल की तलाश के लिए ही सरकारी कंपनी स्थापित की गई थी, लेकिन इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था भारत के अंदर, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि क्या करेंगे भारत में आके, कच्चा माल तो उसको सरकारी कंपनी है तो उनको पहले ही मिल जाता है। आप एक बात नोटिस की होगी, जो प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट जो फील्ड में जा रहे हैं लोग, तो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। सरकारी में क्या करेंगे, भाई जो करना है वो तो करना है, ठीक है। उसके बाद मतलब ज़्यादा कोई भी मुसीबत नहीं झेलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब सरकारी कंपनी तो वहाँ तक ही स्थित थी जहाँ पर आकर रुकी थी, आई थी भारत के अंदर, और ये अपना एरिया कवर करने लगी, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करने लग गई थी, ठीक है। हॉलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 217 व्यक्ति मिलकर भारत आए थे। कितने व्यक्ति मिलकर आए थे, 217 व्यक्ति मिलकर भारत आए थे, मिलकर यानी कि 217 व्यक्ति थे ना, 217 व्यक्ति, वो साझेदार थे सभी कंपनियों में, पूरे साझेदार थे, जितनी कंपनी थी उसमें 217 व्यक्ति थे, वो साझेदार थे, बराबर के हिस्सेदार थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ तो गई थी भारत के अंदर, तो भारत के अंदर आने के बाद में इसको क्या परमिशन भी लेनी पड़ती है, भी परमिशन कैसे मिलेगी, ठीक है। तो परमिशन कैसे मिली, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो परमिशन मिली थी, कैसे मिली परमिशन, जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया और महाराजा उनके पास गए और उनसे जाके बात की, किसने, फ्रांसीसियों ने बात की, क्यों की बात, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बात की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बात की कि भाई हमें कुछ जमीन दे दो पट्टे के ऊपर, और हम वहाँ पे अपना निवेश करना चाहते हैं, या हम वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने मान्यता दे दी, यानी कि इन्होंने महारानी विक्टोरिया और महाराजा थे वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के, को मान्यता दे दी, ठीक है, मान्यता दे दी। कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए क्या की उन्होंने, 15 वर्ष के लिए दे दी, भाई आप अपनी कंपनी स्थापित करो और 15 वर्ष होने के बाद में वहां से चले जाना। और 15 वर्ष कैसे दिए थे, पट्टे के ऊपर देते हैं वहां पे, आधुनिक भारत में तब उस टाइम आपको पट्टे के ऊपर जमीन मिलती थी, इसके ऊपर जमीन मिलती थी, पट्टे के ऊपर जमीन मिलती थी, ठीक है। पट्टे के ऊपर जमीन क्यों मिलती थी, क्योंकि वहां पे उसका कोई जमीन तो थी नहीं, फ्रांसीसियों की, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई जमीन तो थी नहीं। तो क्या किया इन्होंने एक महारानी विक्टोरिया और यहाँ पे महाराजा के पास जाकर, और उन्होंने कहा कि सर हमें कुछ जमीन चाहिए और जमीन पट्टे के लिए दे दो, कि 15 साल हम वहाँ पे रहेंगे और 15 साल के बाद में वहाँ से चले जाएंगे, जितना रहेंगे उतना आपको किराया मिलेगा। तो भारत के अंदर तो भारत का व्यक्ति थे, उनको क्या था कि भाई ऐसे थे, मतलब कि दे देते थे जमीन, ठीक है। तो वहाँ 15 साल के लिए वो जमीन किसको दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को पट्टे के ऊपर दे दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आपको मैं बात बता देता हूँ, 1601, 1604 और 1608, ठीक है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से 1600 के अंदर तो ये आए थे प्रस्ताव लेकर कि हमें 15 साल के लिए जमीन दे दो, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई जमीन ले लो आप, लेकिन जमीन लेने के बाद में आप क्या करना, 15 साल निवेश करना, यहाँ पे
अपना बिजनेस करना और वहाँ पे किराया देने के बाद वापस चले जाना, ठीक है। मंथली किराया होता था वहाँ पे, कितना होता था 3,000 या 10,000 जो भी किराया होता था वो किराया देते थे और वापस चले जाते थे, ठीक है। लेकिन इनकी मंशा वो नहीं थी, इनकी मंशा तो ये थी कि भाई भारत के ऊपर कब्जा करने की मंशा थी, ठीक। तो उसके बाद में जो 15 साल जमीन दी, 15 साल के लिए जमीन लेते हैं वो, ठीक है, ले ली जमीन। तो कितने में प्रस्ताव लेकर आए थे ये? 1600 ईस्वी में प्रस्ताव लेकर आए थे, ठीक है। तो 1600 में प्रस्ताव लेकर आए थे, 1601 में कंपनी स्थापित करना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कंपनी स्थापित करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि 1604 में क्या हुआ था, ठीक है। 1604 में एक आया था जॉन मिडेनहोर। कौन आया था भाई? जॉन मिडेनहोर। जॉन मिडेनहोर आया था, भारत के अंदर आया और वो आकर क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई भारत के अंदर तो पट्टे के ऊपर जमीन भी मिलती है, तो उसने भी आकर क्या किया, महाराजा और महारानी के पास गया और उसने कहा कि हमें ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ज़मीन आपको नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन ये आया और उनकी मंशा नहीं थी इसकी, उस टाइम उसकी मंशा नहीं थी कि यहाँ पे कब्जा कर ले, ठीक है। तो ये 1604 ईस्वी में आता है कंपनी स्थापित करने के लिए, कौन? जॉन मिडेनहोर, ठीक है। ये आता है और वापिस चला जाता है, यात्रा करता है, यहाँ पे देखता है कि कैसा कुछ हाल है और वापिस चला जाता है, ठीक है। वापिस जाने के बाद में फिर ये दोबारा से आता है, दोबारा से भेजता है किसको, ठीक है। देखिए 1604 में आए थे, उसके बाद कौन आया था? जॉन मिडेनहोर। उसके बाद आता है कि 1608 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1604 में तो आया और चला गया, उन्होंने कोई भी मतलब कि इंटरेस्ट नहीं लिया भारत के अंदर कच्चा माल के लिए या किसी भी प्रकार से कोई कब्जा करने का इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर आया 1608 का। 1608 के अंदर आया कौन था? 1608 के अंदर आया था हॉकिंस, जॉन हॉकिंस। जॉन हॉकिंस आया भारत के अंदर, ठीक है। 1608 में आया था। अगर आपसे पूछे जॉन हॉकिंस या इसका दूसरा नाम था कैप्टन हॉकिंग, जॉन हॉकिंग बोलते हैं और कैप्टन हॉकिंग, दोनों नाम है इसका, ठीक है। ज्यादातर कैप्टन हॉकिंग के नाम से जाने जाते थे ये। तो कैप्टन हॉकिंग आए भारत के अंदर, देखा, और आपने एक नाम भी सुना होगा, आपके घर में यूज करते हो, सभी लोग यूज करते हैं घर के अंदर, औरत, एक कुकर आता है, कुकर, प्रेशर कुकर होता है, ज्यादातर हॉकिंग्स का मिलेगा, आप देख लेना, ज्यादातर हॉकिंग्स का प्रेशर कुकर मिलता है। कुकर होता है ना जो घर में सब्जी पकाते हैं, वो प्रेशर कुकर किसका होता है? हॉकिंग्स का होता है, ठीक है। इस नाम से भी आप याद रख सकते हो कि कैप्टन हॉकिंग्स आया था, ठीक है। उन्होंने क्या की, उन्होंने पास जाकर उस टाइम जब ये गया था 1608 ईस्वी में गया, तब इसने क्या किया, तब इसने जाकर अकबर का तो उस टाइम निधन हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अकबर का निधन कब हुआ था, तो अकबर का निधन तो कब हो गया था भाई? 1605 में निधन हो गया था अकबर का, तो ठीक है। तो अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर था अकबर का बेटा, उसका शासन चल रहा था उस टाइम। तो ये कैप्टन हॉकिंस आते हैं और ये जहांगीर के पास गए और जहांगीर से अनुमति ली कि सर हम यहाँ पे एक पट्टे पर जमीन लेना चाहते हैं। तो उस टाइम उसने कहा कि हम पट्टे के ऊपर जमीन नहीं दे सकते आपको, यानी कि पट्टे के ऊपर जमीन देने से मना कर दिया था। किसने किया था? जहांगीर ने। किसका बेटा है ये? अकबर का बेटा है। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद शासन किसका चल रहा है? शासन चल रहा है जहांगीर का। तो जहांगीर के बेटे जहांगीर था, जहांगीर ने इसको मना कर दिया, अनुमति नहीं दी। क्यों अनुमति नहीं दी? क्योंकि इसको इंटरेस्ट था और ये ज़्यादा ही यहाँ पे करने लगा, सर देना होगा, ज़मीन देंगे हम, तो उसको मना कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि जो ये कैप्टन हॉकिंस था, अगर इसकी भाषा के बारे में पूछे आपसे कि भाषा कौन सी थी,
तो ये तुर्की भाषा जानते थे। कौन सी भाषा जानते थे? ये तुर्की भाषा जानते थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम जमीन तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन आपको एक काम कर सकते हैं। आपको आपसे पूछे कि 400 मानस, ठीक है, जो ये जागीर ने दिया था 400 मानस, ये जमीन से रिलेटेड है, तो उन्होंने क्या किया, जागीर ने ये दे दिया 400 मानस। मानस बोल दो या मनपस बोल दो, मनसब, ठीक है, मनसब। 400 मनसब जागीर ने किसको दे दिया? कैप्टन हॉकिंस को, कि वहां पे जाके आप इतनी जमीन दे सकते हैं, हम 400 मनपस ऐसे कुछ होती थी वहां पे, ठीक है, जमीन। तो हम पट्टे के ऊपर जमीन नहीं दे सकते 15 साल के लिए, आप कुछ से टाइम वहां पे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसकी तो मंशा थी कि यहाँ पे कब्जा करने की, तो उसने सोचा कि ठीक है भाई, हम तो ये भी मान लेते, क्योंकि उन्हें कब्जा करने की मंशा थी, तो उन्होंने ये मान लिया कि ठीक है, हम भाई ये कर लेंगे और हमें 400 मानस या 400 मनपस जमीन दे दो, ठीक है। उसको परमिशन मिली, ठीक है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कैप्टन हॉकिंस था, ये पुर्तगाली के पास क्यों नहीं गया? ठीक है, क्योंकि वहां तो पुर्तगाली का ही शासन चल रहा है अभी तो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो वहां पे स्थिर होने लग रही है। उससे पहले तो पुर्तगाली पूरा जो समुद्री इलाका है, समुद्री इलाके का, यानी कि शांत जल की नीति बताई थी मैंने, किसकी है? पुर्तगालियों की है, ठीक है। तो शांत जल की नीति थी वो पुर्तगालियों की थी, तो पुर्तगाली वहां पे पूरे पानी के अंदर कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो वो सीधा ही जागीर के पास गया और जागीर से परमिशन ली 400 मनपस जमीन की, ठीक है। उसको वहां पे यहाँ पे अनुमति मिल जाती है, ठीक है। और पुर्तगालियों से इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ की ताकत, भारत के अंदर पुर्तगालियों की ताकत बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो धीरे धीरे पैर पसारने लगा कौन? ब्रिटिश इंडिया कंपनी पैर पसारने लगी, ठीक है। और ये जो समुद्री इलाका है, समुद्री इलाका सबसे ज्यादा किसका था? समुद्री इलाका सबसे ज्यादा पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। पुर्तगालियों के कब्जे में था समुद्री इलाका। तो वहां पे एक स्थान आता है, जो ये भारत का नक्शा है ये इस तरीके से। तो ये कब्जा तो पूरा कर रखा था किसने? पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो उसमें से एक जमीन, एक थोड़ी सी जमीन किसको दे दी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को जमीन दे दी कि भाई आप यहाँ पे इतनी जमीन के ऊपर, 400 मनपस जमीन के ऊपर आप यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित करो और स्टार्ट कर लो बिजनेस, ठीक है। उन्होंने मान लिया ठीक है भाई हम काम स्टार्ट करेंगे। तो जो जमीन दी थी ना जिस स्थान के ऊपर, उसका नाम था मछलीपत्तनम। ठीक है, मछलीपत्तनम था उस जमीन पर जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार जागीर ने क्या किया था? जमीन 400 मनपस जमीन दी थी। वो पहली जमीन कहाँ पे दी थी? मछली मनपत, ठीक है। यहाँ पे उसने अपनी कंपनी स्थापित करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कंपनी स्थापित करना कब? 1608 में, ठीक है। कंपनी स्थापित करना शुरू कर दिया 1608 में। लेकिन जब 1611 ईस्वी हुई, 1611 ईस्वी के अंदर ये क्या करता है? 1611 ईस्वी के अंदर ये सवाली युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता होगा सवाली का युद्ध हुआ था, ठीक है। कब हुआ था आपसे पूछे तो 1611 ईस्वी में सवाली का युद्ध हुआ था। किसने किया था ये युद्ध? ये युद्ध किया था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। वो इलाका था, वो इलाका भारत के कोई राजा था, वो इतनी ताकत नहीं थी उस राजा की, ठीक है। जो सवाली थी वहाँ पे इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी उस राजा की, तो वहाँ पे वो कब्जा कर लिया, ठीक है। वो स्थान के ऊपर भी कब्जा कर लिया। अगर आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा करना कब स्टार्ट किया, कब शुरू किया, तो आप बता देना कब किया था भाई? 1611 ईस्वी में सबसे पहले सवाली के ऊपर कब्जा किया था, सवाली युद्ध हुआ था। तो पुर्तगाली वहाँ पे क्या कर रहे थे भाई? वहाँ पे जो पुर्तगाली भी कब्जा करना चाह रहे थे, पुर्तगालियों और ये जो ये हुआ था ना ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी राजा तो हार गया था। राजा हारने के बाद में पुर्तगाली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हुआ था?
युद्ध हुआ था, उसको मेन नाम दिया गया था सवाली का युद्ध। ठीक है, पुर्तगाली और ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच में भयंकर भिड़ंत हुई थी। तो भिड़ंत के कारण पुर्तगाली क्या करे, पुर्तगाली की ताकत ज़्यादा थी, लेकिन दुर्भाग्य से पुर्तगाली वहाँ पे हार गए थे। ठीक है, पुर्तगाली वहाँ पे हार गए थे और जमीन लेना चाह रहे थे तो सवाली वाले। ठीक है, तो क्या किया इसने, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने के बाद में क्या किया और किस कारण से जीतती थी, ये 4 तोप होती, पहले तोप ऐसी कुछ होती थी। तो वहाँ पे एक जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी शिप का इस्तेमाल किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टोटल 4 शिप थी, 4 शिपों से युद्ध करने गई थी। तो एक जब, क्योंकि इसने तो स्टार्ट ही किया था काम अपना, तो यहाँ पे 4 शिप थी। तो एक आती है रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन शिप थी, उसने अहम रोल दिया था। ठीक है, अहम योगदान मान लीजिए, अहम योगदान दिया था इस युद्ध के अंदर। किसने, कौन सी शिप थी वो, रेड ड्रैगन। आपसे पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी शिप थी जो सवाली के युद्ध में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, तो कौन सी थी, रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन थी। फिर धीरे धीरे 1611 में तो ये सवाली का युद्ध हुआ था, वहाँ पे जीत गए थे। तो धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, इनकी मंशा तो क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की, क्योंकि यहाँ पे कब्जा करने की थी। यहाँ पे उसको छोटा सा एक 400 मानस का इलाका दे दिया और वहाँ पे क्या कर धीरे धीरे अपने पैर पसारने स्टार्ट कर दिए। अब पैर पर पसारने स्टार्ट कर दिए तो एक आती है 1613 ईस्वी आई, या 11 में जीत गए थे ये, 11 में सवाली का युद्ध हुआ तो वो जीत गए थे। ठीक है, लेकिन 1613 ईस्वी में उनकी मंशा थी जो समुद्र के इलाके के नज़दीक होता है ना, वो इलाका पहले कब्जा करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वहाँ से सीधा ही माल आएगा और जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपनी कोठी स्थापित करना चाह रही थी, किस, कहाँ पे, सूरत में। गुजरात का शहर एक सूरत में अपनी एक कोठी स्थापित करना चाह रही थी, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहाँ पे तो किसका हक था, पुर्तगालियों का हक था पहले ही, क्योंकि पुर्तगाल तो वहाँ तक पहुँच गए थे, पहली वीडियो मैंने बता दी, वहाँ तक पहुँच चुके थे। तो धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पे कब्जा करना चाह रहे थे कि यहाँ पे कब्जा कैसे हो। तो पुर्तगालियों के साथ में दोबारा से भिड़ंत होती है, 1613 ईस्वी में दोबारा से भिड़ंत होती है। और वो इलाका जो सूरत का इलाका था, सूरत का इलाका में क्या, जो सूरत के इलाका था वो भी जीत लिया था। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो क्या जीत लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने वो इलाका भी जीत लिया था। यानी कि 1613 ईस्वी में कंपनी स्थापित की थी सूरत में, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया ने पूरी तरह से धीरे धीरे पैर पसारने स्टार्ट कर दिए। 1613 ईस्वी में सूरत में भी अपना पैर पसार चुकी थी वो। ठीक है, उसके बाद बात आती है 1613 ईस्वी में, तो ये यहाँ पे भी जीत गई थी। उसके बाद बात आती है 1615 की। 1615 ईस्वी में एक ऐसे ही चला, अंग्रेजी एक व्यक्ति था, उसका नाम था थॉमस रो। ठीक है, थॉमस रो था वो व्यक्ति, अंग्रेजी था ये। ठीक है, यानी कि इंग्लिश व्यक्ति था। तो वो क्या किया, धीरे धीरे आकर भारत में आया, चुपके से भारत में आया और आकर जहांगीर के पास गया। जहांगीर था, क्योंकि वहां का तो कौन था, राजा अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। 1605 के बाद शासन किसका चल रहा था, जहांगीर का चल रहा था, यानी कि उसके बेटे का चल रहा था। तो वहां पे गया वो और वहां से परमिशन लेने के लिए गया। अगर आपसे पूछे कि 1615 में परमिशन लेने के लिए कौन गया था, तो कौन गया था, थॉमस रो गए थे। किसके पास गए थे ये, तो ये जहांगीर के पास परमिशन लेने के लिए जाते हैं। और ये क्या किया, उन्होंने परमिशन दे दी। उन्होंने क्या की, तो उनकी बात रखी, उन्होंने अपनी शर्त रखी और शर्त पे वो कहा कि ठीक है भैया, आप अपना वहाँ पे कंपनी स्थापित करो और हमें जो भी पट्टे के ऊपर जो किराया मिलता है उसका किराया हमें दे देना है। ठीक है,
यानी कि परमिशन दे दी थी। परमिशन कब दी थी, या थॉमस रो को परमिशन कब मिली थी, ऐसे पूछ सकता है तो आपसे 1615 ईस्वी में थॉमस रो को परमिशन मिल गई थी। ठीक है, जो थॉमस रो था ये भी क्या था भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। तो क्या किया इन्होंने, धीरे 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 पूरा समुद्री इलाकों को, पूरा जो पानी का इलाका था उन पूरे पर कब्जा कर लिया। यानी कि ये पूरा स्थान था, पूरे स्थान के ऊपर इसने क्या कर लिया, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो सूरत में है, सूरत में यहाँ पे एक अपनी कोठी स्थापित की और यहाँ से माल मतलब भंडार स्टार्ट किया था। यहाँ पे अगर कोठी याद ना रही तो भंडार स्थापित किया था सूरत के अंदर 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कच्चा माल इकट्ठा करती और सूरत में जो कोठी थी वहाँ पे लेके जाती। ठीक है, वहाँ से लेके जाने के बाद में वो समुद्री इलाकों से अपने देश में, यहाँ पे कोई कंपनी ऐसे मतलब कि कोई ऐसी कंपनी नहीं आई कि वहाँ पे ही माल बनाई। यहाँ से वो कच्चा माल लेकर वो कहाँ पे जाते थे, यूरोप में जाते थे, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो एक ओनली कच्चा माल का भंडार था ये, कि इकट्ठा करो कच्चा माल और यहाँ से लेकर जाओ। ठीक है, लेकिन इनकी नीति थी कि यहाँ भारत के ऊपर कब्जा करने की नीति थी। ठीक है, तो धीरे 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 पूरा बंगाल, यहाँ पे गुजरात, अहमदाबाद, पूरा इलाका किसके अंडर में आ गया था, पुर्तगालियों के अंडर, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के हिस्से में आ गया था। यानी कि सभी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या कर रहे थे, जीत गए थे। और बताया जाता है कि पुर्तगाल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, डच अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की एक महाराजा था, राजा था, और यानी कि कोई मेन था, और यहाँ से जो इसकी लड़की थी, लड़की राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी और इनका दोनों का विवाह कर देते हैं। बताया जाता है कि दोनों का विवाह कर देते हैं, और विवाह करने के बाद वो जो इलाका था ना, जो मुंबई को क्या करते हैं, ये दहेज में दे देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आप मुंबई देता हूँ मैं, और यहाँ पे दहेज में आप ये लीजिए। ठीक है, देखो इनकी मतलब कितनी बढ़ गई थी कि देखो यहाँ से बाहर के व्यक्ति दहेज में क्या दे रहे हैं, भारत का इलाका दे रहे हैं। बताओ, इतनी ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इलाका इन्होंने क्या कब्जा कर लिया था कि यहाँ से जो इलाका भारत का फेमस इलाका था, वो इलाका भी इन्होंने क्या कर लिया, दहेज में दे दिया। जो मुंबई था, मुंबई को भी दहेज में दे दिया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक हुगली है, यहाँ पे, ठीक है, हुगली के अंदर एक भंडार स्थापित करता है, बड़ा भंडार। अगर आपने पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बड़ा भंडार कहाँ पे लगाए थे, तो कहाँ पे लगाया था, हुगली के अंदर सबसे पहले बड़ा भंडार लगाया था। क्लियर, हुगली के अंदर बड़ा भंडार लगाते हैं, और लगाने के बाद में धीरे धीरे पूरा इलाका इनको कब्जा में आ जाता है। ठीक है, इनके कब्जे में आ जाता है। और बताया जाता है कि जो कलकत्ता शहर था हमारा, अभी कलकत्ता है ना, कलकत्ता, तो उन किसने बसाया था ये, अगर ये पूछे आपसे कि कलकत्ता शहर किसने बसाया था, तो कलकत्ता शहर बसाया था जॉन जॉर्ज। ठीक है, जॉन जॉर्ज ने क्या बसाया था भाई, कलकत्ता शहर बसाया था। ठीक है, कलकत्ता शहर बसाया था, उन्हीं के जो कलकत्ता शहर बसाया था ना, उसी के इशारे के ऊपर ये पूरा काम हुआ था। अगर आपसे पूछे कि किसके इशारे के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी पैर पसारने भारत के अंदर स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तो जॉन जॉर्ज था जिसने इसके इशारे के ऊपर यहाँ पे कंपनी स्थापित की। पूरी मतलब इसका पूरा करना धरना पूरा इसी का ही था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि यहाँ पे इसने अपना कब्जा करना था। क्लियर, यहाँ पे कब्जा करने के लिए फिर बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो मुंबई शहर था, ठीक है ना, सॉरी कलकत्ता शहर था, कलकत्ता शहर को क्या क्या था, इन्होंने बसाया था, नाम भी कलकत्ता इन्होंने दिया था। ठीक है,
तो अब क्या किया यानी इसने क्या किया, जो कलकत्ता शहर है, कलकत्ता शहर भाई उस टाइम, किस टाइम की बात है, 1707 की बात है, 1707 से पहले की बात है। और 1707 से पहले जो भारत का, जो आप शासक पूछे भारत का शासक कौन था 1707 में, तो 1707 से पहले था औरंगजेब। औरंगजेब था। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, आपसे ये पूछा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 के अंदर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जहांगीर तो उससे पहले मर चुका था। उसके बाद औरंगजेब की शासन चला भारत के अंदर। और औरंगजेब देखिए कितना कट्टर था ये औरंगजेब, बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा कट्टर था। लेकिन ये सर जो चोर थे उसके सामने क्या कर ली थी, उन्होंने घुटने टेक दिए थे और हार मान ली थी। हार मानने के बाद बताया जाता है कि 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि फिर इसने क्या किया, यहाँ पे जो कलकत्ता शहर था, कलकत्ता शहर के पास में एक किला बनाया, बड़ा सा किला, ठीक है, बड़ा सा किला बनाया। किला कैसे किला, मतलब कि जो भंडार था, सबसे बड़ा भंडार पूछे तो 1707 में ही बनाया था, औरंगजेब मरने के बाद ये भंडार बनाया। और भंडार बनाने के बाद भी क्या किया इन्होंने, वहाँ पे एक भंडार का नाम आता है फोर्ट्स वैली, भंडार का नाम है फोर्ट्स वैली, ठीक है, फोर्ट्स वैली था ये भंडार का नाम है। सबसे बड़ा भंडार स्थापित किया था, कब किया था, 1707 में सबसे बड़ा भंडार था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, चलो आगे देखिए, 1739 की बात है। 1739 में क्या किया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी से आया और क्या किया, इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। क्या था, एक छोटा सा एक राजा आया और उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया था। राजा का नाम था, क्या नाम था, नादिर शाह। नादिर शाह आया और उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर कब्जा करना शुरू कर दिया। और नादिर शाह पूछिए आपसे कहाँ का है, तो नादिर शाह कहाँ का है, ईरान का। देखो कितनी हिम्मत बढ़ चुकी थी उन लोगों की कि भारत के अंदर ईरान के, इराक के जितने भी आए वहाँ पे कब्जा करने के लिए सोचने की लगी कि कब्जा करो यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय यहाँ पे राजा था भारत का, जो भारत था वो शासन चला रहा, कौन शासन चला रहा था भारत का, भारत का शासन चला रहा था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का नाम है मोहम्मद शाह रंगीला भी पूछा जाता है, रंगीला नाम से भी जाना जाता है, नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला आया, यहाँ पे शासन कर रहा था भारत के अंदर, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब की तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में वहाँ पे शासन करना कौन करना स्टार्ट किया था, उसके बाद में फर्रुखसियर था, वो भी उसने थोड़ा दिन शासन किया। उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला शासन करने के लिए आए और मोहम्मद शाह रंगीला शासन किया, काफ़ी दिन शासन किया, ठीक है। शासन करने के बाद में जब शासन चल रहा था इसका, 1739 में शासन चल रहा था, तब इसने क्या किया, नादिर शाह आया जो ईरान का था, नादिर शाह भारत आया, ठीक है। भारत आने के बाद में यहाँ से इसने इसके पास परमिशन ली। तो परमिशन लेने के बाद बताया जाता है कि परमिशन इसने नहीं दी, परमिशन नहीं दी क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पे कब्जा करने की मंशा से आते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जमीन देने से मना कर दिया था, यानी कि पट्टे पे जमीन देने से मना किसने किया था, आपसे पूछे तो मोहम्मद शाह रंगीला था, उन्होंने पट्टे पे जमीन देने से मना कर दिया था, ठीक। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही थे, यानी कि मिलकर आए थे, ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी के साथ मिलकर मोहम्मद शाह रंगीला पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद में मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है। बताया जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला भी
नादिर शाह के आगे हार जाता है। ठीक है, यानी कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं थी ये मोहम्मद शाह रंगीला की, लेकिन वो सभी की उनकी सपोर्ट थी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की, तो ये भी हार जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है। कब हार जाता है पूछेगा, तो 1739 के अंदर ये मोहम्मद शाह रंगीला युद्ध के दौरान हार जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा बादशाह माना जाता है, ये भी हार जाते हैं। ठीक है, छोटे से एक राजा के आगे हार जाते हैं। ठीक है, अब बीच में एक पॉइंट छूट गया, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। जो ये 1707 की बात है, सॉरी 1717 की बात है। 1717 के अंदर एक राजा चल रहा था, राजा का नाम भी बताया था मैंने आपको। क्या नाम था भाई राजा का? राजा का नाम था फरूखशीट। फरूखशीट, ठीक है, ये राजा था। 1717 में शासन चला था, लेकिन उसके बाद 1718 में शासन किसका आ गया था? मोहम्मद शाह रंगीला का शासन आ गया था। 39 तक रंगीला का रहा था, लेकिन हारने के बाद में यहाँ पे हार जाते हैं ये। ठीक है, किसके आगे? नादिर शाह के आगे। जो ये शासन चला था, तो ये बहुत तेज बीमार पड़े थे, बीमार हुए थे। तो बीमार हुए थे, देखो इसका नसीब, बीमार बहुत तेज बीमार हुए, लेकिन इसका इलाज किसने किया था? अगर आपसे पूछे कि फरूखशीट का इलाज बीमार होने के बाद में किसने किया था, तो बीमार हुए तो इलाज किया था इसने, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया? इसका इलाज किया। और इलाज करने के बाद में बताया जाता है कि सबसे मेन यही थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को पैर पसारने का मौका दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये बीमार हुए थे। बीमार होने के बाद में क्या किया इन्होंने कहा कि भाई कुछ हो गया, ठीक हो गया था, इलाज किया, ठीक हो गया। होने के बाद में क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कहा कि आप कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं पे भी अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। किसने कहा था? फरूखशीट ने कहा था, जो 1717 में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। इन्होंने कहा था। उसके बाद में यहाँ पे पैर पसारना पूरी तरह से क्लियर कर दिए थे, यानी कि पूरा पैर पसार चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसने कहा कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को 3000 रुपये मेरे को रुपए देना है आपको। ठीक है ना, और आप कहीं पे भी जमीन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की, ठीक है, उन्होंने मान लिया कि 3000 तो दे देंगे हम उनको। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक बहुत बड़ी गलती की थी। बताया जाता है कि बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि इन्होंने ये परमिशन को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था कि भाई कोई भी परमिशन नहीं है आपको, कहीं पे भी जाकर आप अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हो। ठीक है, किसने कहा था? फरूखशीट ने कहा था। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला का युद्ध इसीलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये मरने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला आए, और मोहम्मद शाह रंगीला आने के बाद में इन्होंने नादिर शाह है ना, तब उन्होंने मना कर दिया कि हम जमीन पट्टे पे भी नहीं देंगे और ना आपको वैसे रहने देंगे। तब उस पर एक युद्ध हुआ था। ठीक है ना, युद्ध के दौरान मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है। ठीक है ना, बताया जाता है कि हार जाता है। टाइम काफ़ी हो चुका है भाई। ठीक है, रात के 9 बज चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी जल्दी ही मिलेंगे आपसे। ठीक है, फिर दोबारा से एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, तो एक वीडियो के अंदर, छोटी सी वीडियो के अंदर एक वो पॉइंट डालूंगा मैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल मैथ बाय बीके यादव सर चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि इसी प्रकार से कहानी के तरीके से मैं प्रमुख व्यक्ति भी करवाऊंगा, यानी कि आपको अच्छे तरीके से पूरा जो हिस्ट्री है, जो विशेष व्यक्ति हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए या महात्मा गांधी हो गए, इनका क्या क्या विशेष योगदान था भारत के अंदर, विशेष योगदान पूरा तरीके से डिटेल में कहानी के तौर पर पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड इवनिंग।